लड़की 10 जून 2011 उत्तर प्रदेश गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की किसी जरूरी काम से घर के बाहर निकलती है, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आती है। घर वाले परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। एक जवान लड़की के घर से गायब होने की खबर से शहर भर में हंगामा हो जाता है। पुलिस तेजी से काम करते हुए उस लड़की को ढूंढने निकलती है, मगर मुर्दा लड़की का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल था, इस लड़की की हत्या किसने की है? पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए दिन रात एक कर देती है। पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद जवाब भी मिल जाता है और जवाब हिला देने वाला था। दुनिया के नज़रों में जिसकी हत्या हुई थी, असल में वही मर्डरर भी था। ऐसा कैसे इम्पॉसिबल है कि जिसका कत्ल हुआ है वही इस केस का कातिल भी है। हम आपको जिस सच्ची घटना की कहानी बताने जा रहे हैं उसमें सच में ऐसा ही हुआ था। शायद आपको अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मगर जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इस कहानी की पूरी सच्चाई जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी कहानी कल्पनाओं से परे है और इस पूरी कहानी को अंजाम देने की वजह और भी भयावह है। तो आखिर क्या है रहस्यमय से भरी इस कहानी की पूरी सच्चाई? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की सबसे अहम किरदार है शिखा दुबे। शिखा दुबे उत्तर प्रदेश गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। 2011 में शिखा दुबे की उम्र 23 साल थी और वो उस समय दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शिखा देखने में बहुत मासूम और शरीफ थी। शिखा 10 जून 2011 को कुछ जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलती है। शिखा घर वाले को कहकर जाती है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। काफी देर हो जाती है मगर वापस नहीं लौटती। जैसे जैसे शाम ढलती है परिवार वालों का चिंता भी बढ़ने लगता है। ज्यादा अंधेरा हो जाने पर परिवार वाले शिखा दुबे को खोजबीन शुरू कर देते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों तक फोन किया जाता है मगर शिखा की जानकारी कहीं से नहीं मिलती। जब शिखा का कहीं भी अता पता नहीं चलता है तो थक हार कर शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस वाले राम प्रकाश दुबे से पूछती है, क्या आपको किसी पर शक है? जवाब में वो दीपू यादव का नाम लेते हैं। दीपू यादव ही इस कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार है। राम प्रकाश दुबे के मुताबिक दीपू यादव उन्हीं के पड़ोस में रहता है। पुलिस को दिए बयान में राम प्रकाश दुबे बताते हैं कि दीपू यादव अक्सर उनकी लड़की शिखा दुबे को परेशान किया करता था, इसलिए उन्हें शक है कि हो ना हो दीपू यादव उनकी बेटी को कहीं गायब किया हो या फिर उसकी हत्या कर दी। शक जताए जाने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और भागते हुए दीपू यादव के घर जाती है। यहाँ आकर पता चलता है कि दीपू यादव खुद ही लापता है। पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है और वो दीपू यादव को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर पुलिस शिखा दुबे की तलाश में भी लगी रहती है। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस वाले को सरयू केनाल कॉलोनी के पास के जंगल में एक लाश मिलती है। ये लाश एक लड़की की थी। लाश का चेहरा बहुत ही भयानक तरीके से बिगाड़ दिया गया था कि चेहरे के पहचान करना मुश्किल था। एक लड़की की लाश मिलते ही पुलिस वाले तुरंत राम प्रकाश दुबे के परिवार वाले को बुलाते हैं और उसकी पहचान करने के लिए कहते हैं, जो कि चेहरे पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। चेहरे से पहचान तो असंभव था, लेकिन शरीर पर पहना हुआ कपड़ा, शव के आसपास बिखरे हुए सामान, पैरों में पहनी गई चप्पल, गले में मौजूद काला धागा तथा लड़की की कटकाठी चीख चीख कर ये गवाही दे रही थी कि ये सामने मरी पड़ी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे है। परिवार वाले आखिरकार शव की पहचान अपनी बेटी शिखा दुबे के तौर पर कर लेती है, क्योंकि भले ही चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था मगर शरीर पर जो कपड़े थे वही कपड़े पहनकर अंतिम बार शिखा दुबे घर से निकली थी। इसके अलावा जो चप्पल, दूसरे सामान और गले में काला धागा मिला था वो सभी शिखा दुबे का ही था। पहचान होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि गला दबाकर हत्या करने के बाद लड़की के चेहरे को धारदार हथियार से काटा गया है और भारी चीजों से हमला करके
चेहरे को बर्बाद भी किया गया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम में सेक्सुअल हरासमेंट की भी पुष्टि होती है। शरीर को कई जगह सिगरेट से जलाया भी गया था, मतलब लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया गया था। इस दरिंदगी की खबर बाहर आते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है और लोग जल्द से जल्द आरोपी के गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। इधर पोस्टमार्टम के बाद सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद लड़की का शव परिवार वाले को सौंप दिया जाता है। इस घटना ने बड़े स्तर पर अखबारों की सुर्खियां बटोरी थी और लोगों में बड़ा गुस्सा था। इसलिए पुलिस वाले भी तत्पर दिखाते हुए जल्द से जल्द हथियारों की तलाश में लग जाते हैं, जो कि शिखा दुबे के पिता ने दीपू नाम के लड़के पर शिखा दुबे की हत्या का शक जताया था। इसलिए पुलिस दीपू यादव को ही ढूंढना शुरू कर देती है। दीपू यादव से जुड़े दर्जनों लोगों को उठाया जाता है, मगर कहीं से भी दीपू यादव का आता पता नहीं चलता। काफी मेहनत के बाद दीपू यादव का एक करीबी दोस्त पुलिस के हाथ लगता है, जो पूछताछ में खुलासा करता है कि दीपू यादव अक्सर सोनभद्र आना जाना करता था और पिछले कुछ महीनों में उसने सोनभद्र का जिक्र भी कई बार किया था। अब गोरखपुर पुलिस सीधे सोनभद्र का रुख करती है और दीपू यादव की तलाश में सोनभद्र का कोना कोना छान मारता है। तलाश कई घंटों तक होती रहती है, मगर कहीं भी दीपू यादव का पता नहीं चलता। फिर भी पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते और अपनी तलाश जारी रखते हैं। इसी तलाश के दरमियान एक ऐसे घर के पास पहुंचते हैं जो अंदर से बंद था। पुलिस वाले आकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कई बार आवाज देने के बाद एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने वाले लड़की को देखकर पुलिस वाले को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि वही शिखा दुबे नाम की लड़की ने खोला था। वही शिखा जिसका परिवार वाले ने अंतिम संस्कार अभी अभी किया था। जिस शिखा दुबे का कातिलों को पुलिस तलाश कर रही थी, वह शिखा दुबे अब पुलिस के सामने खड़ी थी। शिखा दुबे को जिंदा देखकर हैरान होते हुए पुलिस वाले मामला समझने की कोशिश करते हैं और तुरंत घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर के अंदर का नज़ारा और भी हैरान करने वाला था। घर के अंदर कमरे में कोई और नहीं, इस केस का क्राइम सस्पेक्ट दीपू यादव दिखाई देता है। मतलब जिस लड़की शिखा दुबे की हत्या हुई थी और जिस लड़के दीपू यादव पर हत्या का इल्जाम लगा था, वह दोनों एक ही घर में सोनभद्र में साथ रह रहे थे। यहाँ एक और बड़ा सवाल था कि जिस शिखा दुबे का कत्ल हुआ था वो तो पुलिस को जिंदा मिल गई, तो अभी अभी परिवार वाले जिस लड़की को अपनी बेटी मानकर अंतिम संस्कार किया था वह कौन थी और उनकी हत्या किसने की थी। अब पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में लग जाती है। इन सभी सवालों का सही जवाब कोई दे सकता था तो वह शिखा दुबे और दीपू यादव ही था। इसलिए पुलिस वाले इन दोनों को सोनभद्र से गिरफ्तार करके गोरखपुर लेकर आते हैं। यहाँ इन लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। अब इस पूछताछ में हिला देने वाला खुलासा होता है। शिखा दुबे पूछताछ में खुलासा करती है कि दीपू यादव भी उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसके घर के आसपास ही रहता था। कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती है और देखते देखते शिखा दुबे और दीपू यादव एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दुनिया की नजरों से बचकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। मगर इस बात की खबर शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाता है और शिखा दुबे पर कई तरह के पाबंदियां लगा देते हैं। इस कारण दीपू यादव और शिखा दुबे का मिलना जुलना बंद हो जाता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहता है, मगर मौका मिलते ही फिर से शिखा और दीपू मिलने जुलने लगते हैं और मौका मिलते ही गोरखपुर के एक मंदिर में जाकर 18 अप्रैल 2011 को चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों इस बात की भनक किसी को नहीं लगने देते और अपने अपने घर पर रहने लगते हैं। अब दीपू यादव शिखा को अपने साथ रखने के प्लान पर काम करने लगता है। इन दोनों को अच्छे से पता था कि अगर परिवार वाले को बता भी दिया कि हमने शादी कर ली है तब भी परिवार वाले नहीं मानेंगे। इसलिए अब दोनों दूसरे विकल्प की तलाश में लग जाते हैं। दीपू यादव इस परेशानी का जिक्र अपने दोस्त सुग्रीव से करता है। सुग्रीव को ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और ट्रक भी चलाया करता था। दीपू यादव के सारी बातें सुनने के बाद सुग्रीव इन दोनों को बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो कि देखने में काफी हद तक शिखा दुबे की तरह ही है। उसके कद काठी और लंबाई भी शिखा दुबे की तरह ही है। अगर हम उसकी हत्या कर दे, हत्या करने के बाद शिखा दुबे का कपड़ा पहना दे और उसका चेहरा बिगाड़ दे तो लोग शिखा दुबे को मरा हुआ समझ लेंगे और फिर तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर आराम से रह सकते हो। दीपू यादव शिखा दुबे को सुग्रीव का यह आइडिया काफी पसंद आया
और दोनों इस कहानी को हकीकत में बदलने के मिशन पर लग जाते हैं। प्लान के बाद अब सुग्रीव शिखा दुबे की तरह दिखने वाली पूजा कुमारी नाम की लड़की से कांटेक्ट करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक नौकरी मेरे पास है, तुम चाहो तो मुझसे आकर मिल सकती हो, पहले महीने का पगार भी तुम्हें एडवांस में दिया जाएगा। पूजा कुमारी की उम्र भी 25-26 साल थी। उसकी एक 3 साल की बेटी भी थी। पूजा कुमारी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वह काम के तलाश में भी थी, इसलिए जब सामने से ऑफर आता है तो पूजा कुमारी मना नहीं कर पाती है और वो काम के तलाश में सुग्रीव से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। सुग्रीव तुरंत इस बात की जानकारी दीपू और शिखा को देता है और तय किया जाता है कि 10 जून को प्लानिंग को हकीकत में बदला जाएगा। प्लानिंग के तहत सुग्रीव अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकल जाता है ताकि वह पूजा को अपने साथ ला सके। इधर तय समय के मुताबिक शिखा दुबे भी अपने घर से निकलकर दीपू यादव से मिलती है और बाजार जाकर कुछ नए कपड़े खरीदती है। इधर सुग्रीव पूजा को लेकर वापस आने लगता है। वापस आते हुए वह पास के एक जंगल में गाड़ी रोकता है और पूजा से कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग तुमसे मिलेंगे जो तुम्हें काम देंगे। इसी बहाने से गाड़ी रोकते हैं और पूजा को गाड़ी से उतारते हैं और जंगल में ले जाते हैं। यहाँ पर दीपू और शिखा भी आ जाते हैं। यहाँ आकर बड़ी बेरहमी से सुग्रीव और दीपू पूजा की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा दुबे बाजार से खरीद कर ले गए नए कपड़े खुद पहन लेती है और जो कपड़ा वह घर से पहनकर निकली थी वो पूजा को पहना देती है। यहाँ तक कि जो काला धागा अक्सर शिखा अपने गले में पहना करती थी वह भी पूजा के गले में डाल देती है ताकि इस लाश की पहचान शिखा दुबे के तौर पर की जा सके। शिखा अपनी चप्पल भी पूजा के शव के आसपास छोड़ देती है। अपना सब कुछ पूजा को पहनाने के बाद शिखा पूजा के सारे कपड़े छिपाकर अपने बैग में रख लेती है। कपड़ों के आधार पर तो पूजा अब शिखा बन चुकी थी, मगर चेहरे से अब भी पूजा के तौर पर ही पहचानी जा सकती थी। इसलिए अब सुग्रीव तथा दीपू मिलकर ट्रक से एक लोहे का बड़ा सा रड निकालते हैं और बड़ी बेरहमी से पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देते हैं और यह लोग तब तक पूजा के फेस पर हमला करते रहते हैं जब तक कि पूजा का पूरा चेहरा बिगड़ नहीं जाता। इसके अलावा यह लोग पूजा के शरीर को सिगरेट से भी बड़ी बेरहमी से जलाते ताकि इस मामले को दूसरा रूप दिया जा सके। हत्या करने के बाद दीपू और शिखा दुबे तुरंत वहां से सोनभद्र की तरफ भाग जाते हैं, जबकि सुग्रीव अपने खलासी बलराम के साथ मिलकर सबको वहां से उठाकर सरयू केनाल के पास के जंगल में लाकर फेंक देते हैं और फिर छुप जाता है। कुछ दिनों तक तो शिखा दुबे और दीपू यादव का यह प्लान बहुत अच्छे से काम करता है, मगर जैसे ही शिखा दुबे पुलिस को हाथ लगती है इनके राज से पर्दा उठ जाता है। शिखा दुबे और दीपू यादव के इस खुलासे को सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई शौक था कि मासूम सा दिखने वाली शिखा दुबे ने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया है। शिखा ने अपने प्यार के साथ रहने के लिए एक 3 साल के मासूम से उसके माँ का साया छीन लिया। इस खुलासे के बाद जब शिखा दुबे को पिता के सामने लाया गया तो एक पल के लिए उन्हें यकीन नहीं होता है कि जिस बेटी को मरा समझकर अंतिम संस्कार तक कर चुके थे वही अब उनके सामने है। पिता बेटी का गाल छूकर यकीन करने की कोशिश करते हैं कि वो जिंदा है और थोड़े भावुक भी होते हैं, मगर थोड़ी देर बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहते हैं कि जितने जघन्य अपराध को इसने अंजाम दिया है इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, ये मेरे लिए मर चुकी है। इन सभी खुलासों के बाद पुलिस दीपू यादव, सुग्रीव, शिखा दुबे और बलराम को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज देती है। जिस शिखा दुबे का इस कहानी की शुरुआत में कत्ल होता है वह शिखा दुबे कहानी के अंत में कातिल निकलती है। इस पूरी घटना पर आपका क्या राय है कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।